नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हो एंड गुड इवनिंग। वेल, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम देखते हैं कि आईपीओ और एफपीओ का फिर से एक बार माहौल बनता हुआ। आईपीओ रोज़ेरी बायोटेक लिमिटेड, आज हम इसको पूरा इवैल्यूएट करेंगे। और एफपीओ यस बैंक का भी आ गया है। पैंडेमिक के सिचुएशन में फिर से कहीं ना कहीं आईपीओ एफपीओ का बाजार गर्म होता हुआ। इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये दो चीजें हैं वैसे तो डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफर के ऊपर। कंपनी पहली बार जनता के पास जाएगी और पैसे मांगेगी, और इन पैसों का कैसे वो उपयोग करेगी, ये सब का सब हम देखेंगे। आज का हाईलाइट रोज़ेरी बायोटेक लिमिटेड के आईपीओ के ऊपर। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में एक बार जान लेते हैं। 2003 में एक पार्टनरशिप फर्म से 2009 में एक कंपनी लिमिटेड बनती हुई, और अब आज 13 जुलाई 2020 को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइनली इसका आईपीओ खुल चुका है आम जनता के लिए। 13 से 15 के बीच में आईपीओ खुला हुआ है। आप चाहें तो इस पे पैसे लगा सकते हैं, लेकिन लगाना है या नहीं लगाना है, दमदार आईपीओ या दम निकालने वाला आईपीओ, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंपनी का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर, इसके दो एग्जिस्टिंग प्लांट्स अभी ऑपरेट हो रहे हैं। ये सिलवासा और मुंबई के अंदर है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है सिलवासा एंड मुंबई के अंदर। एक और बात, कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन कर रही है, और इसी के लिए शायद कंपनी पैसे भी रेज कर रही है। दहेज जो कि गुजरात के अंदर है, इनका एक और प्लांट ऑपरेशनल होने वाला है विद 1,32,500 मेगाटन्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ। लेकिन इसमें एक छोटा कैच है, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कंपनी की जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स अभी फंक्शनल है वो 80 से 82% तक कहीं ना कहीं ऑपरेशनल है। वैसे मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हैं, मैं हूं आपका प्यारा और दुलारा आशीष चांडक। आप मुझसे कहां कहां मिल सकते हैं? पहले इंस्टा, दूसरा व्हाट्सएप एंड तीसरा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कंपनी के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कौन सी है इसकी बिजनेस एरियाज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओहो, एक्सपोर्ट भी काफी कर रही है। 18 देशों के अंदर कहीं ना कहीं इसका बिजनेस फैला हुआ है, जिसमें इंडिया भी है। इंडिया के अलावा 17 और देशों के अंदर कहीं ना कहीं अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है। वियतनाम, बांग्लादेश, मॉरिशस में भी इसके कस्टमर्स हैं। वेल, इस कंपनी के जो मेजॉरिटी क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली 3 सेक्टर से हैं। भारी भड़कम प्रोडक्ट्स ये अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं देती है। इनके जो 2000 प्रोडक्ट्स से भी ज्यादा की रेंज है, उसमें ऑलमोस्ट 1500 प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल्स के लिए हैं। तो केमिकल्स बनाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, एफएमसीजी, पर्सनल हेल्थ केयर, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में भी काफी ज्यादा कंपनी ने लीड ले रखी है। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अब ज्यादा बात कर लेते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेडली हमने रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है। 13 जुलाई से 15 जुलाई डेट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो जल्दी करिए अगर ये आईपीओ आपको भरना है। लेकिन भरना है कि नहीं भरना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्राइस बैंड बहुत ही नैरो प्राइस रखा है, 423 से 425, जो कि ट्रेंड है वो भी नजर आता है इसके अंदर। 35 शेयर्स का एक लॉट है। आप चाहें तो मैक्सिमम 13 लॉट कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आज डे 1 हो गया है, 60% तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब अगले 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा पूरा चांस है। 425 का कहीं ना कहीं भाव खुलेगा, जो कि अपर प्राइस है प्राइस बैंड का। और अगर आप 35 शेयर्स इंटू 425 अगर आप करते हो, तो लगभग से ऑलमोस्ट 14,000 से 15,000 की रेंज में आएंगे। टू बी मोर प्रिसाइज 14,800 रुपए आपको देने पड़ेंगे एक लॉट का। अगर आप 13 लॉट लगाते हो तो डेफिनेटली ये 1,94,000 1,94,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको देने पड़ेंगे। अलॉटमेंट डेट जो रखी गई है वो 20 जुलाई, तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि क्या आपको ये आईपीओ या नहीं लगा। 20 जुलाई को इसका रिजल्ट आपको मालूम पड़ जाएगा। लिस्टिंग डेट 23 जुलाई को रखी गई है, तो देखते हैं कि लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन्स के लिए ही वेट कर रहे हैं। एक छोटी बात मैं आपको बता देता हूं, वो ये कि लिस्टिंग गेन्स एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 to 15% होने चाहिए। लेकिन डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। 23 तारीख को क्या होता है वो तो मार्केट ही जवाब देगा। मार्केट का मूड और जो ग्लोबल सिनेरियो है वो सब का सब कंट्रीब्यूट करेगा। आईपीओ की डिटेल्स को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू एक बार कर लेते हैं। पूरा आईपीओ 500 करोड़ का है लगभग, तो ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें कंपनी को सिर्फ और सिर्फ
50 करोड़ मिलेंगे। मतलब जो बाकी का पैसा है वो प्रमोटर्स को मिलेगा। ये ऑफर फॉर सेल ज्यादा है। कहने का मतलब कि प्रमोटर्स जो है वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो पोस्ट आईपीओ जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 95.06% से 72.69% पे आ जाएगी। कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ फ्रेश जाएंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि कंपनी इन पैसों का करेगी क्या। कंपनी इन पैसों का बेसिकली अपने जो लोन है या जो डेट है उनको रीपे करने में लगाएगी। दूसरा, वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड्स लगते हैं उसमें यूज करेगी। एंड तीसरा, जो बिजनेस में पैसा लगता है वहां यूज करेगी। कंपनी का जो मार्केट कैप हो जाएगा पोस्ट इशू अभी के प्राइसेस के अनुसार, जो प्राइस बैंड की जो रेंज है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 2200 करोड़ की कहीं ना कहीं कंपनी बन जाएगी। ये कंपनी बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी होगी क्योंकि इसका कैप 5000 करोड़ रुपए से कम होगा। बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने किटी के अंदर ये रखती हुई, और 2011, 17, 18 में आप देख सकते हो कि काफी सारे अवार्ड्स भी इसको मिले हुए हैं। स्टार परफॉर्मर अवार्ड भी इसे 2018 के अंदर मिला था। ऑफकोर्स डाइस एंड केमिकल सेक्टर के अंदर ही ये मिला था। मेजर कस्टमर्स कंपनी के देख लेते हैं, वो ये कंपनी एफएमसीजी की दिग्गज कंपनियों को अपना माल सप्लाई करती है। टेक्सटाइल्स में अच्छा खासा होल्ड है इसका। एंड जैसे मैंने कहा था कि पोल्ट्री फीड, एनिमल फीड, इन सब में भी काफी अच्छा होल्ड है। एफएमसीजी में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी हेवी वेट कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। वहीं टेक्सटाइल्स में हेवी वेट अरविंद लिमिटेड। वैल्यूएशंस, एक फंडामेंटल चेक के बारे में बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन। देखिए, जब भी एक आईपीओ आता है तो आप बेसिकली कुछ चीजों को जरूर देखा करिए। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब हर साल ग्रोथ की क्या है। तो अगर आप रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो FY17 से अगर FY20 देखते हैं तो काफी एक विशाल उछाल आया है, बहुत ही लंबा उछाल आया है। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करूं तो वो भी काफी अच्छा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी इंप्रूवमेंट लगातार हो रही है। लेकिन एक बात है जो कैच है वो यहाँ पे पीई मल्टीपल। 2020 FY20 का अगर हम पीई मल्टीपल देखें तो वो है 33.8 टाइम्स। वैसे हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पीई मल्टीपल इसके पीयर्स या जो कंपैरिजन वाली जो फर्म्स है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पीई मल्टीपल से ये ज्यादा है या कम है। क्योंकि उसी के ऊपर एक गेम होगा कि क्या हमें इसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। लिस्टिंग गेन्स के ऊपर भी बात करेंगे और फ्यूचर में क्या ये पैसा बनेगा या फिर नहीं। आगे थोड़े से और वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, FY18 और FY19 के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ इन्होंने किया है, और FY20 के अंदर ये ग्रोथ हल्की सी फ्लैट होती है। की रेशियोज के ऊपर एक बार वापस हम फोकस कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एज ऑफ नाउ 2020 के बारे में अगर हम बात करें, ओ हो 28% का आरओई एंड आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%। एक सिंपल गणित हम ऐसे रखते हैं, एक कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आरओसीई एज वेल एज रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20-25% अगर दे दे तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20-25% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% अगर कोई आपको दे दे तो बहुत ही अच्छी वो कंपनी मान सकते हैं हम लोग। मतलब आप उसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियोज की तरफ भी। और अगर आप देख सकते हैं तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ओहो, ये थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ FY19 और FY20 के अंदर थोड़ा सा स्टेटिक है, लेकिन एक इंप्रूवमेंट का ट्रेंड इसने दिखाया है। अगर मैं वही बात करूं इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डेटर्स मैनेजमेंट में, तो काफी अच्छा कंपनी ने यहां पे प्रदर्शन किया है। अब बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन के बारे में, और कंपनी देखते हैं किन किन और बाकी कंपनियों के साथ, लिस्टेड कंपनियों के साथ भिड़ेगी। तो आप यहां पे ये देखिए कि जो प्राइस अर्निंग रेशो है, जिसे हम पीई रेशो बोलते हैं या पीई मल्टीपल बोलते हैं, बाकी सारी कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब कंपनी ने जो दाहेज वाला जो प्लांट है जिससे कंपनी की क्षमता बढ़ेगी, कंपनी में जो ग्रोथ आएगी, वो ऑलरेडी अपने प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो 33.8 टाइम्स का पीई मल्टीपल चलता हुआ। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, एक सिंपल एडवाइस है वो मेरी, कि आप ये ना सोचें कि आपको बहुत ही जल्दी गेन्स यहां पे मिल जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बेट बनती है। ये लॉन्ग टर्म बेट ये बनेगी
अभी फिलहाल हाल फिलहाल लिस्टिंग गेन्स उतने ज्यादा नहीं होंगे, इन नियर फ्यूचर उतना नहीं गेन आपको मिलेगा। सो रिटर्न ऑन इक्विटी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 28% काफी अच्छा है, लेकिन हल्का सा वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता हुआ। रिस्क एंड कंसर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्वॉट एनालिसिस अगर हम करें, देखिए कंपनी के जो कस्टमर्स हैं बेसिकली वैसे तो काफी स्प्रेड आउट हुए में हैं, लेकिन 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 यहां पे एक छोटा कैच ये है कि जो 10 टॉप कस्टमर्स हैं उससे इनकी 54% तक की रेवेन्यू मिलती है। मतलब अगर कस्टमर्स ने अगर अपनी लॉयल्टी अगर नहीं दिखाए इन फ्यूचर, तो हो सकता है ये क्या कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 4 महीने से इस पैंडेमिक के टाइम पे काफी बुरे दौर से गुजर रही है। मतलब वहां पे जो इनके केमिकल्स या डाइज जो ये बेचते थे या सप्लाई करते थे, उसमें हेवी गिरावट आई हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आजकल हम घर में हमेशा सैनिटाइजर्स और यूज कर रहे हैं, या फिर जो एयरपोर्ट्स और में सैनिटाइजर्स यूज हो रहे हैं, जहां पे भी सैनिटेशन से जुड़ी हुई बातें हो रही है, कंपनी वहां पे अपना बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। तो थोड़ा सा वहां पे सेट ऑफ होता हुआ कि जो टेक्सटाइल में मार लगी है वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम इनका जो दहेज वाला प्लांट है, अगर वहां पे डीले होता है प्रोडक्शन में, क्योंकि अभी जो वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी अपने नेटिव जा चुके हैं, अब उनको वापस बुलाना और उसके बाद ये प्रोडक्शन है उनको वापस स्टार्ट करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। जैसे इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी तो इनका जो कच्चा माल है हो सकता है कि वहां पे भी इनके जो दाम है वो भी थोड़े से बढ़ जाए। तो अगर कच्चा माल बढ़ जाएगा तो इनका जो बॉटम लाइन है पीएनएल, हो सकता है वहां पे एक प्रेशर आप और हम देख सकते हैं। अब अगर मैं इसमें अपनी राय दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पैंडेमिक में ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो आईपीओ लाने का इतना ज्यादा मादा रखती है या फिर कॉन्फिडेंस रखती है। इसके प्रमोटर्स की भी अगर कमेंट्री अगर आप सुनो तो काफी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो अभी दिखते हैं। 45 इयर्स का उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। सो प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस और जो उनका कॉन्फिडेंस है, अलॉन्ग विद द एक डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसके साथ ये कंपनी अभी आई है। स्मॉल कैप की ही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा, इमीडिएट बेसिस पे गेन के बारे में मत सोचिएगा। 23 तारीख को समझ में आ ही जाएगा कि जब लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग गेन्स कितने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। एक अंदाज के अनुसार आप 10 से 15% तक का लिस्टिंग गेन देख सकते हैं, और आगे आने वाले 2 साल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इसी रेंज के अंदर 15-20% पर एनएम के हिसाब से ग्रोथ फैक्टर भी देख सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में बात कर लेते हैं। लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, जैसा मैं भी आपको बोला था। तो हाल फिलहाल यही एनालिसिस है कि कमाल करेगी या बवाल करेगी, ये तो आपको थोड़े टाइम के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आप ये देखिए कि क्या आप इसमें पैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ज्यादा नहीं, 14-15 हजार का इन्वेस्टमेंट है, प्रोवाइडेड अगर आपको इसके अंदर मिल जाता है, अलॉटमेंट के अंदर शेयर्स मिल जाते हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन जरूर होना है, ये तो तय है। प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा इसने अपने बिजनेस को फैला रखा है। सो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस आईपीओ के साथ साथ हमारे चैनल को भी लव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेगा। साथ साथ में स्टडीज भी करते रहिए। एडुग्रंथ द वर्चुअल फ्री पाठशाला ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। एंड प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।